प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I के अंदर हो सकता है भारत आगे चल के 6 के बदले 9 सबमरीन को इंडक्ट कर सकता है और ज़्यादातर चांसेस सही है कि प्रोजेक्ट 75I में अभी फ्रेंच सबमरीन को सिलेक्ट किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के एक ध्रुव हेलीकॉप्टर अभी दौलत बेग ओल्डी में हार्ड लैंडिंग करने के बाद इस पर अभी ऑफिशियल इंक्वायरी करने का ऑर्डर दिया गया है। इंडियन नेवी में आज ऑफिशियली 3 नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की मार्क 3 वेरिएंट को इंडक्ट किया जा चुका है, जिनको सिसिली नेवल ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई किया गया है। यूएस की तरफ से एक ऐसे ड्रोन को डेवलप किया गया है जो कि मिड एयर में एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अंत में चाइना की तरफ से अभी लद्दाख की ठीक ऑपोजिट साइड में एक मैसिव एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लेके। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ही गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट 75 को अप्रूव कर दिया गया था, जिसकी कीमत लगभग 43,000 करोड़ के आसपास की थी और इसके अंदर अभी 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को खरीदा जाने वाला है। अब इसी के साथ ही नेवी की तरफ से एडिशनल 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को भी बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। अब ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है, शुरू में ऐसा लगा था कि प्रोजेक्ट 75I की जगह में इसको रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा लगने लगा है कि इसके लिए एक अलग ही प्रोजेक्ट यहाँ पे होने वाला है और इसका नाम शायद यहाँ पे P75A रखा जाएगा। लेकिन ये अभी तक सुनी सुनाई बातें हैं जो कि आगे चल के गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन सबमरीन यहाँ पे जरूर बनाए जाने वाले हैं। और जो प्रोजेक्ट का नाम है वो कुछ हद तक चेंज हो सकता है। पहले भी आपने देखा होगा अरिहंत क्लास की दूसरी सबमरीन को हम INS अरिधमन के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में उसी सबमरीन के नाम को बदलकर INS अरिघट कर दिया गया था। तो वो चीज यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन सबमरीन यहाँ पे कांस्टेंट है। उनके नाम या फिर जिस प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाया जाएगा फिलहाल वो वेरी कर सकते हैं। अभी हम प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 75 की बात करने वाले हैं। अभी इसको लेकर एक आर्टिकल मैंने देखा था जो कि काफी बड़ा आर्टिकल था और इसे अगर शॉर्ट में आपको मैं बताऊं तो इसमें ये बताया गया कि आगे चल के प्रोजेक्ट 75 के अंदर और प्रोजेक्ट 75I के अंदर, इन दोनों के अंदर शायद 6 के बदले भारत 9 सबमरीन को खरीदने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि अभी 2022 से ही प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनने वाले सबमरीन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली है, जिसके बाद लगभग 2026 तक मझगांव डॉक लिमिटेड की डॉकेट खाली पड़ने वाला है। तो इसको यहाँ पे एंगेज रखने के लिए और नेवी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पर एडिशनल कलवरी क्लास की 3 और सबमरीन को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है, ताकि मझगांव डॉक लिमिटेड को बिजी रखा जा सके और हमारी जो ट्रेंड मैन पावर है या एक्सपीरियंस हमारे पास है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। और ये सबमरीन होने वाले उसमें पहले से IP सिस्टम इंस्टॉल होकर आने वाले हैं। अभी इसी के साथ अगर P75I की बात करें तो इसके अंदर भी फ्रेंच सबमरीन की सिलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अब हालांकि इसमें कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ मझगांव डॉक लिमिटेड का पहले से टाई अप है और वैसे भी P75I के लिए भी मझगांव डॉक लिमिटेड को पहले से सिलेक्ट किया जा चुका है। तो इसमें फ्रांस की सबमरीन की सिलेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब आप जानते हैं कि मझगांव डॉक लिमिटेड को पहले से स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन का बनाने का काफी अनुभव है। तो आगे चल के अगर हम सेम क्लास की सबमरीन को खरीदते हैं या फ्रेंच डिजाइन के सबमरीन को खरीदते हैं तो उनकी मेंटेनेंस या स्पेयर रिलेटेड इशू हमको काफी कम होने वाली है। अभी से बताना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा कि P75 के अंदर किस सबमरीन को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन हमारे सहूलियत के हिसाब से देखा जाए तो ये फ्रेंच ओरिजिन होगा तो हमारे लिए काफी बेहतर है, क्योंकि हम जितने भी डिफरेंट टाइप के सबमरीन को यहाँ पे एक्वायर करने की कोशिश करेंगे तो बाद में उनकी मेंटेनेंस इशू को लेके हमको उतना ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो सबमरीन P75I के अंदर खरीदे जाएंगे वो स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन के मुकाबले साइज में थोड़े बड़े होने वाले हैं और इनमें AIP सिस्टम के साथ साथ वर्टिकल लॉन्च भी मौजूद होने वाली है, जिसमें हम क्रूज मिसाइल को इक्विप कर सकते हैं और इसी वजह से इसको सुपर कलवरी क्लास के सबमरीन भी कहा जा रहा है। और इसके अंदर भी जैसे ही 6 सबमरीन की डिलीवरी कंप्लीट होगा तो उसके बाद एडिशनल 3 सबमरीन के लिए भी एक फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस करने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इससे आगे चल के कुल मिलाकर हमारे पास 18 कन्वेंशनल सबमरीन होने वाले हैं, जो कि सभी के सभी मॉडर्न सबमरीन होने वाले हैं, जो कि हमारी वर्तमान की पुराने वाले सबमरीन को आगे चल के रिप्लेस करेंगे। और ये काफी जरूरी भी है, जो कि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के एक ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी लद्दाख रीजन में हार्ड लैंडिंग करना पड़ा है।
इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर दौलत बेग ओल्डी जा रहा था, जहां पर लैंडिंग करते दौरान इसको हार्ड लैंडिंग करना पड़ा था। इस दौरान उस हेलीकॉप्टर में लगभग 3 लोग मौजूद थे और अभी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर काफी संवेदनशील एरिया में गिना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी चाइना और भारत के जवान काफी कम डिस्टेंस में मौजूद है और पिछले 1 साल से इस रीजन में भारत और चाइना के बीच मतभेद चलता आ रहा है। इसी वजह से अब इस पर इंक्वायरी करने के लिए भी आदेश दिया जा रहा है कि आखिर किस वजह से हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग करना पड़ा था। दौलत बेग ओल्डी डेप्सांग प्लेन की नॉर्थ साइड में मौजूद है और आप जानते हैं कि डेप्सांग एरिया में चाइना अभी पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है और अभी चाइना पेट्रोल पॉइंट 10 से लेकर 13 तक ब्लॉक करके रखा हुआ है, जहां पर हम पहले पेट्रोल करने के लिए जा रहे थे और इस रीजन में डिसएंगेजमेंट करने के लिए चाइना सही तरीके से राजी नहीं हो रहा है और नेक्स्ट बॉर्डर मीटिंग के बाद इस रीजन से डिसएंगेजमेंट करने के लिए कोई फ्रेश रिपोर्ट सामने आ सकती है। लेकिन अभी इस हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग करने के पीछे अगर चाइना का कोई हाथ निकलता है तो सिचुएशन और खराब होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आज इंडियन नेवी में ऑफिशियली 3 नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट को इंडक्ट किया गया है और मेरे हिसाब से कुछ महीने पहले टोटल 16 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए एक ऑर्डर को एचएएल को दिया गया था और ये उसी डील के अंदर इंडियन नेवी को डिलीवर किए गए। इन हेलीकॉप्टर को मेनली सर्वेलेंस, रिकॉनेंस या कोस्टल सिक्योरिटी ड्यूटी में डिप्लॉय किया जाएगा और इसे आज ऑफिशियली इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर इंडियन नेवल स्टेशन देगा में इंडक्ट किया गया है। इन हेलीकॉप्टर्स को मेनली मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए एचएएल की तरफ से मॉडिफाई किया गया है और इसमें एक अलग सी सर्वेलेंस रडार को और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जो कि किसी भी तरीके की वेदर कंडीशन में और डे नाइट कंडीशन में इसे लॉन्ग रेंज की सर्वेलेंस और रिकॉन मिशन या फिर सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन को करने में मदद करने वाला है। इसमें अभी एक मेडिकल केयर यूनिट को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि नेचर में पोर्टेबल होने वाला है, यानी कि जरूरत पड़ने पर इसको हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल किया जा सकता है या फिर जरूरत ना पड़ने पर इसको वहां से बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही इसमें एक हैवी मशीन गन को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है और मेरे हिसाब से जब कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इसको डिप्लॉय किया जाएगा तो स्मगलिंग एक्टिविटी को रोकने के लिए ये काफी जरूरी होने वाला है। अब इससे नेवी के साथ साथ एचएएल को भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस मिलने वाला है, क्योंकि अभी नेवी को नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स की काफी जरूरत है और ऐसे में हम अभी तक कोई प्रॉपर नेवल हेलीकॉप्टर्स को बना नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर ध्रुव हेलीकॉप्टर की नेवल वेरिएंट को नेवी ऑपरेट करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस उसको अच्छा लगता है तो फ्यूचर में इसको बड़े मात्रा में नेवी में शामिल करने की उम्मीद किया जा सकता है, जो कि हमारी मेड इन इंडिया प्रोग्राम को या फिर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को भी सपोर्ट करने वाला है। अगला अपडेट एरियल रिफिलिंग को लेके। आप सभी जानते हैं कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं और कुछ बड़े एयरक्राफ्ट भी होते हैं जिनको लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए मिड एयर में रिफिल किया जाता है और ये किसी भी फाइटर जेट की कॉम्बैट परफॉर्मेंस और रेंज को इंक्रीज करने का सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन ये काफी ट्रिकी भी होते हैं और मिड एयर में रिफिल करना शायद एक पायलट के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। अभी तक किसी भी एयरक्राफ्ट को सही तरीके से मिड एयर में रिफिल करने के लिए 2 हाईली स्किल्ड पायलट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पहली बार एरियल रिफिलिंग को सेमी ऑटोमेटिक तरीके से करने का प्लान किया जा रहा है और इसमें काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट को सक्सेस भी मिल चुका है और हाल ही में यूएस की तरफ से एक अनमेन्ड एरियल टैंकर से एक F-18 एयरक्राफ्ट को रिफिल किया गया है। अब इस दौरान जिस अनमेन्ड एरियल टैंकर का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम MQ-25 स्टिंगरे है और ये दिखने में तो थोड़ा बहुत हमारे कैट्स वॉरियर सिस्टम जैसा है, मतलब एकदम आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम है और ये कोई बहुत बड़ा एरियल टैंकर नहीं है जैसे नॉर्मल एरियल टैंकर हुआ करते हैं। ये साइज में एक नॉर्मल फाइटर साइज एयरक्राफ्ट जितना बड़ा है और इसकी विंग्स में 2 एडिशनल फ्यूल टैंक को लगाया जा सकता है, जिससे ये फाइटर एयरक्राफ्ट को रिफिल कर सकता है। एक तरीके से इसको बॉडी टू बॉडी रिफिलिंग कैटेगरी में डाला जा सकता है, जैसे हमारे सुखोई एयरक्राफ्ट कर सकते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इसे दुनिया का पहला कैरियर बेस्ड अनमेन्ड एरियल टैंकर के तौर पर डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले इसकी और भी कई टेस्टिंग किया जा सकता है। अभी इनिशियली जो ट्रायल किया गया था उसकी डाटा को एनालाइज करने के बाद इसकी गाइडेंस सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने की बात सामने आई है और ये सिर्फ एक एरियल टैंकर नहीं बल्कि इसके अलावा इसको सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेंस के लिए या फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जहां तक हमारी बात रही तो हम अभी कैट्स वॉरियर सिस्टम को बना रहे हैं, तो अगर उसमें भी इस तरीके की सिस्टम को ऐड किया जाता है तो ये उनकी ऑपरेशनल रोल को और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। मतलब अभी इनको दुश्मन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, फिर सर्वेलेंस के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसको अगर अपने मददशिप को रिफिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके तो ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है।
अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। अभी आपको पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फर्दर डिसएंगेजमेंट को करने के लिए चाइना के साथ नेक्स्ट बॉर्डर मीटिंग को अरेंज करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। इसी बीच चाइना की तरफ से तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में एक मैसिव एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट करने की बात सामने आई है, जिसमें लगभग 21 से 22 चाइनीज J-11 एयरक्राफ्ट और J-16 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनआई की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अपनी होटान, गरगुनसा और कसगर एयरफील्ड को काफी अपग्रेड कर दिया गया और अभी यहाँ से हर तरीके की एयर ऑपरेशन को करने की ड्रिल को कंडक्ट किया जा रहा है। पिछले साल तक यहाँ पर हार्डन शेल्टर्स भी मौजूद नहीं थे, जो कि चाइनीज एयरक्राफ्ट को एक्सपोज होने पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन अभी वो काफी हद तक हार्डन शेल्टर्स को यहाँ पे बना चुके हैं, जहां पर वो अपने एयरक्राफ्ट को किसी भी इंडियन एयरक्राफ्ट की रेड से सुरक्षित करके रख सकते हैं। अब भारत की बात करें तो हमारे तरफ से भी चाइनीज एक्टिविटी पर नजर रखा जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक हालांकि चाइना की तरफ से अभी जो एक्सरसाइज किया जा रहा है ये लद्दाख के ठीक ऑपोजिट साइड में किया जा रहा है, लेकिन चाइनीज एयरक्राफ्ट उनके टेरिटरी के काफी अंदर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो बॉर्डर के करीब तक नहीं आ रहे हैं। बदले में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन में भेजा जा रहा है और इसमें राफेल एयरक्राफ्ट भी शामिल है। इनिशियली जब हमारे पास राफेल नहीं थे तो तब SU-30 को या फिर MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को रेगुलर बेसिस पर लद्दाख में ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे राफेल को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। अगला अपडेट एक ऑस्ट्रेलियन वेपन के बारे में जिसका नाम वॉर फाइटर UGV है, यानी कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। आप सभी जानते हैं कि अभी ऐसे व्हीकल की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है और मेनली एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान रोबोटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि ह्यूमन कैजुअलिटी को अवॉइड किया जा सके। तो अभी अगर वॉर फाइटर UGV या वॉर फाइटर की बात करें तो ये साइबोर्ग डायनामिक्स की तरफ से इसको अभी बनाया गया है, जिसमें कई तरह के वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है और अभी तो इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। ये एक ऑल टेरेन रोबोटिक व्हीकल है जिसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और ये लगातार 72 आवर तक ऑपरेट कर सकता है और इसको जरूरत पड़ने पर और ज्यादा एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसकी पेलोड की बात करें तो ये लगभग 330 kg के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है। इसमें अब एक रिमोट कंट्रोल R150 सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जिसमें हम 50 कैलिबर तक की मशीन गन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इस व्हीकल में एंटी टैंक गाइड मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसमें 2 एंटी टैंक गाइड मिसाइल इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और अभी इसके अंदर स्पाइक की LR2 एंटी टैंक गाइड मिसाइल को इंटीग्रेट करने की बात किया जा रहा है, जिसकी रेंज लगभग 5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। अब अगर आपको याद होगा तो लगभग 2 साल पहले डिफेंस मास्टर नाम की एक इंडियन कंपनी ने भी इसी तरीके के व्हीकल को डेवलप किया था जिसका नाम सूरन था और उसमें सिर्फ एंटी टैंक गाइड मिसाइल को छोड़ के लगभग सभी तरह के वेपन को कैरी किया जा सकता है और सुनने को मिल रहा था कि इसमें आर्मी की तरफ से भी काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था और इसकी टेस्टिंग वगैरह भी किया जा रहा था, लेकिन तब से अभी तक इसको लेके कोई अपडेट सामने नहीं आया है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में उनको मेल करके पूछूं कि इसका क्या स्टेटस है। अगर कुछ रिस्पांस मिलता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।